वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का जो सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर 6 है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही हमारा कक्षा 10 का मॉडल नंबर 6 होने वाला है। इससे पहले हमने 5 वीडियो इसकी बना चुके हैं, जिसके अंदर हमने 1 से लगाकर 5 तक के जितने भी मॉडल पेपर थे वो हमने हल कर लिए हैं। आज हम जो मॉडल पेपर 6 है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का जो पहला सवाल है देख लेते हैं, जिसके अंदर हमें टोटल 18 एबेसैडे पूछे जाएंगे। हमें प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का पूछा जाएगा, यानी टोटल हमारा इसका जो वेटेज होने वाला है वो 18 नंबर का होने वाला है। चलो एक एक करके सभी सवालों को देख लेते हैं। पहला सवाल है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ था वह है, तो वो हो जाएगा बच्चों फ्रांस के अंदर हुआ था। गुजरात व राजस्थान में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था वो बताना है, तो वो हो जाएगा बच्चों अति पशुचारण, यानी पशुओं को ज्यादा चराने से भूमि क्या हो गई थी बच्चों, बंजर हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, जिसके अंदर बोला है मानस बांध रिजर्व भारत के जिस राज्य में है उसका नाम क्या है, तो बच्चों वो हमारा हो जाएगा असम राज्य। अगला है, निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है, तो वो हो जाएगा हमारा सूती वस्त्र उद्योग। निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है, यानी इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन है उससे जुड़ा हुआ राज्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों महाराष्ट्र इससे जुड़ा हुआ राज्य नहीं है। अगला है, किसके छपे हुए लेखों के कारण यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो मार्टिन लूथर के कारण हुआ था। चलो क्वेश्चन नंबर 7 को अगर देखें, भारत का पहला लोहा एवं इस्पात संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था, तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, यानी जमशेदपुर के अंदर। ब्रिटेन की सरकार ने किसके दबाव में कॉर्न लॉ को समाप्त किया, तो ये इसका आंसर होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 8 है, यानी ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। उद्योगपतियों व शहरी निवासियों के केसरी का प्रकाशन किसने किया था, यानी जो एक अखबार था जिसका नाम था बच्चों केसरी, इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, तो वो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। निम्न में से किस देश के साथ बेल्जियम की सीमा नहीं मिलती है, यानी इनमें से ऐसा कौन सा देश है जिसकी सीमा बेल्जियम देश के साथ नहीं मिलती है या मिली हुई नहीं है, तो इसका हो जाएगा आंसर ब्रिटेन, यानी फ्रांस नीदरलैंड और जर्मनी इन तीनों की सीमाएं बेल्जियम देश से जुड़ी हुई है, लेकिन जो हमारा ब्रिटेन है यानी इंग्लैंड की बात हो रही है उसकी सीमा इससे जुड़ी हुई नहीं है। अगला है, भारत में केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, यानी भारत में केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार किस सूची के द्वारा दिया गया है, तो वो हमें बताना है, तो आंसर हो जाएगा सी, समवर्ती सूची के विषय पर। निम्न में से किस क्षेत्र की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा है, तो वो हो जाएगा हमारा नार्डिक देश के अंदर। भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय दल नहीं है, तो आंसर होगा भारतीय जनता पार्टी, यानी इसमें से कौन सा क्षेत्रीय दल नहीं है। सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन जिस प्रकार की सरकार की सफलता की गवाही है, तो वह होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्रीय सरकार। विकास के किस मापदंड के आधार पर हरियाणा राज्य केरल राज्य से अधिक विकसित है, ये हमें बताना है, तो बच्चों इसका आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय है, जो क्या है हरियाणा राज्य केरल से क्या है अधिक है, यानी प्रति व्यक्ति की आय जो हरियाणा के लोग हैं उनकी केरल से अधिक है। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है, यानी ऋण के जो औपचारिक स्रोत है उनमें कौन सा शामिल नहीं है बच्चों, बैंक भी है, सहकारी समितियां हैं, सरकारी स्रोत है, लेकिन नियोक्ता इसके अंदर शामिल नहीं है। एक मार्क प्रामाणिक चिन्ह है, तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खाद्य पदार्थ का। भारत में वैश्वीकरण ने बड़ी चुनौती खड़ी की है, तो वो हो जाएगी छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए। चलो दूसरा सवाल देख लेते हैं, जिसके अंदर हमें टोटल 6 खाली स्थान पूछे गए हैं, सभी के आंसर हमें करने हैं। प्रत्येक प्रश्न हमारा 1 नंबर का होने वाला है। तो 1834 में प्रसा की पहल पर नामक एक शुल्क संघ स्थापित किया गया था, यानी 1834 के अंदर प्रसा की पहल पर एक शुल्क संघ स्थापित किया गया था, उसका क्या नाम था बच्चों, तो जोल वेराइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, जोल वेराइन नामक एक शुल्क था जो स्थापित किया गया था। खालिस्तान फसलों की ऋतु
शीत ऋतु से अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है तथा अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। तो बच्चों ये कौन सी फसल हो जाएगी हमारी, रबी की फसल। और खरीफ की फसल होती है उसको हम कब बोते हैं बच्चों, तो वो हम उसको बरसात के दिनों में बोते हैं। अगला है पारादीप पतन राज्य में स्थित है। तो बच्चों ये कौन से स्थान के अंदर है, तो ये हमारा जो उड़ीसा राज्य है उसके अंदर स्थित है। अगला है वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं खालिस्तान असमानताओं को कम करने में ज्यादा सफल नहीं हो पाई है। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा हमारा आर्थिक असमानता, यानी यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण और सहायता अनिवार्य है। तो बच्चों वो हो जाएगा हमारा असंगठित। जो असंगठित यानी मिले जुले लोग नहीं हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा, उनको संरक्षण देना अनिवार्य है। अगला है में तीव्र उन्नति ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। तो वो हो जाएगा बच्चों प्रौद्योगिकी, यानी किसकी बात हो रही है, प्रौद्योगिकी की बात हो रही है। चलो अगला जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है उनको भी देख लेते हैं। ये भी हमें टोटल 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का होने वाला है। पहला सवाल है वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है। तो बच्चों अगर हम इसके आंसर की बात करें तो जो इसका हमारा आंसर होगा वो होगा वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा परिवहन, यानी परिवहन क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, परिवहन प्रौद्योगिकी उन्नति। क्या हो जाएगा, परिवहन प्रौद्योगिकी की उन्नति। दूसरा सवाल है मार्को पोलो कौन था। तो बच्चों अगर बात करें तो ये इंग्लैंड का, ये एक इटली का क्या था, महान खोजी यात्री था। वह चीन से इटली में वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक लेकर आया था। यानी मार्को पोलो कहाँ का था बच्चों, एक तो ये इटली का था, यानी अगर हम बात करें तो इटली का था, साथ ही क्या था, चीन से इटली में वुड ब्लॉक वाली छपाई लेकर के आया था। अगला है त्रिपिटका कोरियाना से क्या आश्रय है, यानी हमें बताना है कि जो त्रिपिटका कोरियाना है उससे क्या तात्पर्य है। तो बच्चों 13वीं शताब्दी के मध्य में त्रिपिटका कोरियाना वुड ब्लॉक्स मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथों पर कोरियाई संग्रह है। अगला है वनों की कटाई के 2 अप्रत्यक्ष परिणाम बताइए। तो वनों के विनाश से देश में सूखे की प्रवृत्ति बढ़ेगी, यानी भूमि क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी तो सूखी हो जाएगी। वनों के विनाश से अनेक क्षेत्र में बाढ़ आने की भी क्या होती है बच्चों, गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये 2 कारण हो जाएंगे वनों की कटाई के। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में लगे तथा सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित तथा सरकार के द्वारा संचालित एक प्रमुख उद्योग का नाम बताइए। तो हो जाएगा बच्चों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहां पर बात हो रही है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बच्चों वैसे आपको जो जितने भी हमारे अति लघुतरात्मक प्रश्न हैं उनके आंसर आप नीचे देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना क्या है। तो बच्चों प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना ग्रामीण सड़कों के विकास की एक योजना है, यानी ग्रामीण सड़कों के विकास की एक योजना है, विकास की एक योजना है। अगला सवाल है सत्ता की साझेदारी का क्या तात्पर्य है। तो बच्चों सत्ता की साझेदारी अलग अलग समूहों में सत्ता के बंटवारे की प्रक्रिया है ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, इसको हम सत्ता की साझेदारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों इसके बाद का कि भारत में जाति ने किन तरीकों से राजनीति को प्रभावित किया है, यानी हमें बताना है कि राजनीति में किस प्रकार जाति को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा है। तो ये हो जाएगा राजनीतिक दलों द्वारा जाति के आधार पर उम्मीदवार चुनना, यानी जो अपनी जाति का होता है उसी को हम टिकट दे देते हैं। अगला है लोकतांत्रिक राजनीति किसे कहते हैं। तो लोकतांत्रिक राजनीति वह होती है जिसमें नियतकालीन चुनाव हो तथा नागरिकों को उनके अधिकार की गारंटी हो। अगला है भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता है। तो वो हमारा RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। व्यापार अवरोधक से क्या अभिप्राय है। तो बच्चों व्यापार अवरोधक सरकार द्वारा लगाए वे प्रतिबंध है जिनसे वह विदेशी व्यापार को क्या कर सके, नियंत्रित कर सके। सूचना का अधिकार से क्या तात्पर्य है। सूचना का अधिकार वह कानून है जिसके तहत देश के नागरिकों को सरकार के निर्णयों एवं कार्यकलापों की जो सूचना है उनको पाने का क्या मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है। तो बच्चों जो अति लघुतरात्मक प्रश्न थे 12 उनके आंसर आप इसके अंदर देख सकते हैं। वैसे हमने ऊपर भी समझ लिए हैं किसका आंसर क्या होगा।
चलो आगे वाला सवाल है जो खंड ब है, इसके अंदर हमें क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको पढ़ लेते हैं। रूढ़िवाद से आप क्या समझते हैं? तो रूढ़िवाद ऐसी राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक को धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, रूढ़िवाद कहलाता है। रिंडर पेस्ट बीमारी के अफ्रीका पर कौन कौन से 2 प्रभाव पड़े? इस बीमारी से अफ्रीका की 90% पशु मर गए थे, यानी एक बीमारी थी जिसके कारण जो अफ्रीका देश था उसके 90% पशु थे वो मर गए थे। पशुओं के मर जाने से अफ्रीका लोगों की रोजी रोटी को साधन थे वो भी समाप्त हो गए। इसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण अफ्रीका धीरे धीरे यूरोपीय उपनिवेशकारों का गुलाम हो गया, यानी इस बीमारी की वजह से जितने भी पशु थे वो मर गए थे, जिसके कारण वहाँ के जो लोग थे वो बेरोजगार हो गए थे और उनको धीरे धीरे क्या करना पड़ा था? यूरोप की ओर उनका गुलाम बनना पड़ा था। प्रकृति प्रौद्योगिकी संस्थाओं के परस्पर अंतर संबंध को समझाइए। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति प्रौद्योगिकी तथा संस्थाओं के परस्पर अंतर संबंध में निहित है। इसके केंद्र में मानव है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अनेक आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। अगला है कर्तन दहन प्रणाली कृषि के बारे में आप क्या समझते हैं? तो कर्तन दहन प्रणाली कृषि में विकास जीवन के टुकड़े साफ करने, उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसल उगाते हैं। जब मिट्टी की उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाती है तो उस भूमि को छोड़कर कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, बहुसंख्यकवाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका की सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं? तो सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया। सिंहली लोगों को सरकारी नौकरियां तथा कई और क्षेत्र में प्राथमिकता देकर नए प्रकार की सुविधाएं दे दी गई। तो यहाँ पर बात हो रही है श्रीलंका की, तो वहाँ की जो प्रमुख भाषा है वो सिंहली भाषा है, तो उसको राजभाषा घोषित कर दिया और वहाँ के जो सरकारी लोग थे, क्षेत्र थे, उनको ज़्यादा प्राथमिकता देते थे जिनको ये भाषा आती थी। बौद्ध धर्म को संरक्षण यानी बचाना तथा बढ़ावा देने की बात कही गई है। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने पर नीति बनाई गई, यानी वहाँ की जो राष्ट्रभाषा थी, जो राजभाषा थी, उसी को ही ज़्यादा महत्व दिया गया और जिस लोगों को ये भाषा आती थी उनको ज़्यादा नौकरियों के साधन उपलब्ध होते थे। लैंगिक असमानता का आधार क्या है हमें बताना है। तो लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। उदाहरण के लिए औरतों की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने की है। यह चीज अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन से झलकती है। अगला है संगठित क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं? तो संगठित क्षेत्रक में वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है तथा वहां सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन किया जाता है। इस क्षेत्रक में रोजगार की शर्तें नियमित होती है तथा कार्य करने का समय भी निश्चित होता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में योगदान करती है। यह गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती अपितु उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती है। चूंकि ये गतिविधियां वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का सृजन करती है, इसलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं? हमें इनके 2 विशेषताएं बतानी है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी कंपनियां हैं जिनका व्यवसाय एक से अधिक राष्ट्रों में फैला हो, यानी ऐसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों के अंदर व्यापार करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्य उद्देश्य अपने व्यापार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार, अधिक से अधिक लाभ कमाना है। यानी ये कंपनियां दूसरे देशों में, यानी जितने देश हो सके वहां तक अपना व्यापार करती है और अपना जो भी लाभ होता है उसको अर्जित करे। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन देशों में अपने उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है जहां उसे सस्ता श्रम व अन्य संसाधन मिल सके, यानी जहां पर उनको सस्ता साधन मिलेगा वहां पर ही अपना व्यापार करती है। विकास में शिक्षा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। शिक्षा के माध्यम से लोगों के ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है तथा उन्हें अधिक कुशल बनाया जा सकता है, जिससे व्यक्ति अधिक उत्पादक बन जाता है। अतः शिक्षा के माध्यम से लोग अधिक आय का अर्जन कर सकते हैं। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार भी
सुधार ही होता है, साथ ही देश को राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। यानी किसी को भी अशिक्षा ना मिले, हमेशा उसको शिक्षा मिलनी ही चाहिए, कोई भी अशिक्षित ना रहे। अगला है खंड 6, जिसके अंदर हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न हमारा जो 100 शब्दों में आंसर करना है। प्रत्येक प्रश्न का आंसर हमें 3 नंबर का होने वाला है। 19वीं शताब्दी में भारतीय सूती वस्त्र उद्योग का पतन होने लगा, व्याख्या कीजिए। अथवा में प्रश्न है 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला नेटवर्क टूटने वाला था, व्याख्या कीजिए। तो 19वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय सूती वस्त्र का पतन होने लगा, इसके निम्नलिखित परिस्थितियां उत्तरदायी थी। इंग्लैंड में कपास उद्योग के विकास के लिए उद्योगपतियों के दबाव में सरकार ने भारतीय कपड़ों पर आयात शुल्क लगा दिया, ताकि मैनचेस्टर में बने कपड़े बाहरी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड में सरलता से बिक सके। इंग्लैंड के उद्योगपतियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर भी दबाव डाला कि वह ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजार में भी बेचे। 1850 तक आते आते सूती कपड़े पर आयात भारत में 31% हो चुका था, जो 1870 से बढ़कर 50% से ऊपर चला गया। इस प्रकार भारत में कपड़ा बुनकर के सामने एक साथ 2 समस्याएं आई। इनका निर्यात बाजार ढह रहा था, स्थानीय बाजार सिकुड़ने लगा था, कम लागत पर मशीनों से बनने वाला आयातित कपास उत्पाद इतने सस्ते थे, बुनकर का मुकाबला नहीं कर सकते थे। भारतीय बुनकरों को अच्छी किस्म के कपास की प्राप्ति भी नहीं हो पा रही थी। अथवा का प्रश्न है 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण के नेटवर्क के टूटने के निम्नलिखित कारण थे। स्थानीय दरबारों से अनेक रियायतें प्राप्त करने तथा व्यापार पर इजारेदारी अधिकार प्राप्त करने से यूरोपीय कंपनियों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। इस कारण सूरत व हुगली दोनों पुराने बंदरगाह कमजोर पड़ गए थे। इन बंदरगाहों से होने वाले निर्यात में बहुत कमी आई थी, जिससे पहले जिस कर्जे से व्यापार चलता था वह खत्म होने लगा। धीरे धीरे स्थानीय बैंकर दिवालिया हो गए। अब मुंबई तथा कोलकाता बंदरगाहों की स्थिति सुदृढ़ हो गई है। नए बंदरगाहों के द्वारा होने वाला व्यापार यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में था और यूरोपीय जहाजों के द्वारा होता था। अनेक पुराने व्यापारिक घराने नष्ट हो चुके थे। शेष बचे घरानों के पास भी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के नियंत्रण वाले नेटवर्क में काम करने की अतिरिक्त विकल्प नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो छत वर्षा जल संग्रहण की विधि समझाइए। अथवा का है बहुउद्देशीय परियोजनाओं तथा बड़े बांधों के नए सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया, स्पष्ट कीजिए। छत वर्षा जल संग्रहण की विधि निम्न प्रकार है। पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके छत का वर्षा का जल हम एकत्रित कर सकते हैं। रेत और ईंट का प्रयोग करके जल का छनन फिल्टर किया जा सकता है। भूमिगत पाइप के द्वारा जल हौज तक ले जाया जाता है, यहाँ से इसे तुरंत प्रयोग में लिया जा सकता है। हौज से अतिरिक्त जल बेकार पड़े कुएं तक ले जाया जाता है। कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है, बाद में इस जल का उपयोग किया जा सकता है। अगला है बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या क्या है, इन पे बांध किस प्रकार से मदद करते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांधों ने अनेक नए सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया है। इनके मुख्य नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन। इन परियोजनाओं के विरोध तथा इनके विरोध आंदोलन के अनेक कारण हैं। इनके विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के वृहद स्तर पर विस्थापन के कारण है। इन परियोजनाओं के कारण आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधन से लगाव तथा नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है, जबकि इन स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल पाता है। जमींदारों, बड़े किसानों, उद्योगपतियों तथा नगरीय केंद्रों को इनका अधिक लाभ मिलता है। अतः पर्यावरणीय मुद्दों तथा बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से पुनर्वास सुविधाएं दिलवाने हेतु इस प्रकार के नए सार्वजनिक आंदोलन को जन्म दिया जाता है। अगला प्रश्न है भाषाई राज्यों का गठन क्यों हुआ, क्या लाभ है। यानी हर एक राज्य के अंदर अपनी अपनी खुद की भाषा है, तो इसका गठन क्यों हुआ था, इसके क्या लाभ है। अथवा का प्रश्न है कि संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के कोई 2 लाभ बताइए। तो अगर हम बात करें तो भारत में भाषाई राज्यों का गठन यह सुनिश्चित करने के लिए हुआ कि एक भाषा बोलने वाले क्षेत्र एक राज्य में आ जाए। भाषाई राज्यों के लाभ, भाषावार राज्य बनाने से देश अधिक एकीकृत और मजबूत हुआ। इससे प्रशासन अपेक्षाकृत अधिक सुविधाजनक हो गया, क्योंकि अगर स्थानीय लोग हैं, वहाँ की सरकार होगी, वहाँ की भाषा होगी, तो उनको समझने में बड़ी आसानी होगी। अगला है अथवा का प्रश्न संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता 2 स्तरों, केंद्रीय सरकार और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों की सरकार के बीच बंट जाती है। सत्ता के इन स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। सत्ता के विकेंद्रीकरण के लाभ,
स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई है। इसने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में भी आवाज को बहुत मजबूत किया है। चलो अब हम इसके जो अगला प्रश्न है उसको देख लें। भारत में साख के अनौपचारिक स्रोत बताइए। अगला है वस्तु विनिमय प्रणाली की प्रमुख समस्याओं का विवरण कीजिए। तो देखो, भारत साख के अनौपचारिक स्रोतों के दो सारणियां निम्न प्रकार है। भारत में अनौपचारिक स्रोतों द्वारा ऊंची दर पर ऋण दिया जाता है और यह उधार कर्जदाताओं की आय बढ़ाने का काम कम ही कर पाता है। अनौपचारिक स्रोत द्वारा अत्यंत कठोर शर्तों पर ऋण दिया जाता है। ऋण न चुकाने की स्थिति में ऋणदाता कृषकों पर अनाज सस्ते में खरीद लेता है तथा कई बार उनसे अपने खेतों या घरों में भी काम करवाते हैं। यानी यहाँ पर बात की जा रही है कि आप सरकार के द्वारा जितने भी बने हुए हैं वहां से आप ऋण ना लें और आप किसी और से ऋण लेते हैं। यानी सरकार ने बैंक और बहुत सारी सुविधाएं दे रखी है, वहां से आप ऋण नहीं लेते हैं। अगर किसी और से लेते हैं तो वो क्या करते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाते हैं। साथ ही आप अगर उसका पैसा नहीं चुका पाते हैं तो आपको वो अपने खेतों पे और घर पे काम के लिए भी रख लेते हैं और बड़ी बड़ी शर्तें उनकी होती है। अगला है वस्तु विनिमय प्रणाली की प्रमुख समस्याएं निम्न प्रकार है। वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव पाया जाता है, जिससे संतोषजनक व्यवहार नहीं हो पाता एवं लेन देन में भी अधिक समय लगता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य निर्धारण की अत्यंत कठिनाई आती है। वस्तु विनिमय प्रणाली में विभाज्यता का अभाव पाया जाता है, अर्थात अविभाज्यता की स्थिति में लेन देन में काफी कठिनाई आती है। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं को संग्रहण करने में भी अत्यधिक कठिनाई आती है। अगला है हमारा जो खंड द है, जिसके अंदर हमें निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 7 ही अथवा में प्रश्न होंगे। इनका हमें आंसर 250 शब्दों में देना है। चलो पढ़ लेते हैं। पहला है पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। दूसरा है आप सिविल नाफरमानी आंदोलन यानी सिविल अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लेने वाली एक महिला है, इस अनुभव का आपके जीवन में क्या अर्थ रहा। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में प्रथम विश्व के योगदान का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत दिया जा सकता है। तो करों में वृद्धि, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद करों में वृद्धि कर दी गई। प्रथम विश्व युद्ध के कारण रक्षा व्यय में अत्यधिक वृद्धि हुई। इस खर्चे की पूर्ति के लिए युद्धों के नाम पर कर्ज दिए गए, करों को वृद्धि कर दी गई, सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया गया, आयकर नामक एक नया कर भी लगा दिया गया। इससे भारतीयों में घोर असंतोष उत्पन्न हुआ, जिससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। दूसरा है मूल्यों में वृद्धि। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कीमतें लगभग 2 गुना हो चुकी थी। बढ़ते हुए मूल्य के कारण जनसाधारण की कठिनाइयां बढ़ गई और उन्हें जीवन निर्वाह करने में भी कठिनाइयां हो रही थी। सैनिकों की जबरन भर्ती। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गाँव में भारतीय नागरिकों को सेना में जबरदस्ती भर्ती कर दिया गया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आक्रोश बढ़ने लगा। तीसरा है दुर्भिक्ष और महामारी का प्रकोप। 1918-19 तथा 1920-21 में देश में बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों की भारी कमी हो गई। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। 1921 की जनगणना के अनुसार दुर्भिक्ष तथा महामारी के कारण 120-130 लाख भारतीय मौत के मुंह में चले गए थे। जनता की आकांक्षाएं पूरी न होना। भारतीयों को आशा थी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात उनके कष्टों और कठिनाइयों का अंत हो जाएगा, परंतु उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई। इस कारण भी भारतीयों में घोर असंतोष व्याप्त था। स्पष्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण पैदा हुए उपर्युक्त सभी तथ्यों ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में योगदान दिया। अथवा का प्रश्न है सिविल नाफरमानी आंदोलन में महिलाओं के रूप में भाग लेने पर मेरा अनुभव। महिलाओं द्वारा आंदोलन में भाग लेना। गांधी जी के इस सत्याग्रह आंदोलन के समय बड़ी संख्या में स्त्रियां उनकी बातें सुनने के लिए अपने घरों में बाहर आ जाती थी। औपनिवेशिक कानून का विरोध करना तथा जेल जाना। उस समय हम महिलाओं में बड़ा जोश था। मैंने अन्य महिलाओं के साथ अनेक जुलूसों में भाग लिया। नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। विदेशी कपड़ों तथा शराब की दुकानों पर धरना दिया। सरकार ने दमनकारी नीति अपनाते हुए अनेक महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया गया। हमें जेल जाते समय तनिक भी डर नहीं लगा, क्योंकि हमने हंसते हंसते अपने आप को गिरफ्तारी के लिए प्रस्तुत किया। तीसरा है शहरी क्षेत्र में उच्च जाति की महिलाओं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाओं का सक्रिय होना। इस आंदोलन में मैंने यह भी अनुभव किया कि शहरी क्षेत्रों में अधिकतर उच्च जातियों की महिलाएं आंदोलन में सक्रिय थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्न किसान परिवार की महिलाएं सक्रिय रूप से आंदोलन में भाग ले रही थी। अंतिम है इसका पॉइंट राष्ट्र की सेवा करने की प्रेरणा। तो गांधी जी के आह्वान पर
आह्वान पर हम महिलाओं को राष्ट्र की सेवा करने में प्रेरणा मिली। मैंने अनुभव किया कि मेरा कार्य केवल घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ एवं अच्छी पत्नी की भूमिका निभाना ही नहीं बल्कि राष्ट्र की सेवा करना भी मेरा परम कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप क्या समझते हैं, इसके बारे में हमें बताना है। साथ ही अथवा का प्रश्न है इसके अंदर ही कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में आप क्या समझते हैं, यानी आपको कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बारे में बताना है। तो भारतीय जनता पार्टी का वर्णन निम्न बिंदुओं में स्पष्ट है। पुराने भारतीय जनसंघ, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया था, जो पुनर्जीवित करके 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। भारतीय जनता पार्टी भारत का एक राष्ट्रीय दल है। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य, दीनदयाल उपाध्याय के विचार, समग्र मानवतावाद एवं अंत्योदय से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य। भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति को इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व एक प्रमुख तत्व है। यह पार्टी जम्मू और कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ रही है। अगला है, भारतीय जनता पार्टी देश में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने और धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में है। पहले देश के उत्तरी और पश्चिमी तथा शहरी इलाकों तक ही सीमित रहने वाली इस पार्टी का पिछले कुछ समय से दक्षिण पूर्व, उत्तर तथा देश के ग्रामीण इलाकों में भी जनाधार बहुत बड़ा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी एनडीए ने नेता की हैसियत से यह पार्टी 1998 में सत्ता में आई। गठबंधन में कई क्षेत्रीय दल शामिल थे। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीतकर यह सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। अभी केंद्र में शासन करने वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व यह दल कर रहा है। अथवा का प्रश्न है, यानी हमें कांग्रेस के बारे में बताना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे आमतौर पर कांग्रेस पार्टी भी कहा जाता है, यह वर्णन निम्न बिंदुओं में है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। यह दुनिया के सबसे पुराने दलों में से एक है। 1885 में गठन के बाद से अब तक इस दल में कई बार विभाजन हुए हैं। यह देश का एक राष्ट्रीय दल है। आज़ादी के बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक दशकों तक इसने प्रमुख भूमिका निभाई है। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में इस दल ने भारत में एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया है। हाथ के पंजे का निशान इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। 1971 तक लगातार और फिर 1980 से 89 तक इसने देश का शासन किया। 1989 के बाद इस दल के जन समर्थन में कमी आई। अभी तक ये पूरे देश और समाज के सभी वर्गों को अपना जनाधार बनाए हुए हैं। यह दल मध्य मार्गी या वामपंथी अथवा दक्षिणपंथी है। इस दल ने धर्मनिरपेक्षता तथा कमजोर वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदायों के हितों को अपना मुख्य कार्यक्षेत्र बनाया है। यह दल नई आर्थिक नीतियों का समर्थन करता है, पर इस बात को लेकर भी सचेत है कि इन नीतियों का गरीब और कमजोर वर्गों पर बुरा असर ना पड़े। वर्ष 2004 से 14 तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का नेतृत्व इसी दल ने किया। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में इसे 19.5% वोट तथा 52 सीटें ही मिली थी। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और आज का जो अंतिम सवाल है उसको भी पढ़ लेते हैं। भारत का जो मानचित्र है उसके अंदर हमें यहाँ पर कुछ क्षेत्र दिए गए हैं जिनको हमें भारत का जो मानचित्र है उसके अंदर हमें प्रदर्शित करना है। चलो एक एक करके हम जितने भी यहाँ पर क्षेत्र दिए गए हैं उन सभी को हम फिल करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा जो पहला है कि तेल क्षेत्र, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों को हमें दर्शाना है। यहाँ पर तेल निकलना है, वहाँ के कुछ क्षेत्र दिए गए हैं उनको हमें भारत का जो मानचित्र है उसके अंदर दर्शाना है। तो पहला हो जाएगा कलोल हो गया, दूसरा नहरकटिया, मोरन, अंकलेश्वर, यानी हमें यहाँ पे 4 स्थान दिए गए हैं जिनको भारत के नक्शे में भरना है। अथवा का प्रश्न है कि खनिज क्षेत्र है, इनको भारत के नक्शे में भरना है। हजारीबाग, गोवा, गया, उड़ीसा, झारखंड, लौह अयस्क, पेटी। चलो पहला देख लेते हैं। कलोल हो गया बच्चों, देखो यहाँ पर कलोल किसके अंदर है हमारा, ये भी गुजरात के अंदर है। अंकलेश्वर भी गुजरात के अंदर आ गया। मोरन हमारा जो ये है, ये हमारा जो राइट साइड है हमारी बिल्कुल इसके अंदर स्थित है, तो ये हमारा असम के अंदर आ जाएगा, यानी मोरन असम के अंदर है। और हमारा नहरकटिया भी असम राज्य के अंदर स्थित है। जो दूसरा प्रश्न था जिसके अंदर भी हमें कुछ क्षेत्रों को भरना था, तो देखो अगर हम गया की बात करें तो गया किसके अंदर हो जाएगा बच्चों, बिहार के अंदर। हजारीबाग की बात करें तो ये हमारा झारखंड हो जाएगा। उड़ीसा, झारखंड ये वाला क्षेत्र हो जाएगा। और गोवा की बात करें तो गोवा हमारा क्या है, एक खुद ही एक राज्य है जो सबसे नीचे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों, गोवा इस जगह स्थित है। तो बच्चों आज हमने कक्षा 10 का जो सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर 6 था उसको हल किया। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर
अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए किसी से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे हमें और वीडियो बनाने में आपकी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।